हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय रसायन, जिसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंतर्गत किसी भी सतह पर, चाहे वो द्रव हो चाहे वो ठोस हो, उस सतह पर होने वाले प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर से कम 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा या 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहता है और 3 मार्क का सब्जेक्टिव रहता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से टोटल जो है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। दूसरी बात दोस्तों, अभी अभी पता लगा है इस बार जो 12th का एग्जाम होगा, इस बार जो 12th का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में 2 गुना क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यदि ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन सोल्व करना है तो 80 क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा। 2 नंबर का यदि 10 क्वेश्चन सोल्व करना है तो 20 क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन सोल्व करना है तो 10 क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों। इसलिए आप तन मन धन से यदि अभी से भी लग जाते हैं दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे शोषण, जिसको बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? शोषण अर्थात सॉर्प्शन। कभी कभी अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। अधिशोषण क्या होता है मैंने बोला था, और अवशोषण भी क्या होता है मैंने बोला था। अधिशोषण में सतह के सिर्फ सरफेस तक होता है, लेकिन अवशोषण में सतह के अंदर तक हो जाता है। और इनमें विभेद करना संभव नहीं हो पाता है कि अधिशोषण हो रहा है कि अवशोषण हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, अवशोषण और अधिशोषण एक साथ होते रहता है और दोनों में अंतर को स्पष्ट करना संभव नहीं हो पाता है। इनमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के पिंड में एक रूप से वितरित हो जाता है। फिर भी ठोस की सतह पर पिंड की तुलना में पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते दोस्तों सॉर्प्शन कहते हैं या शोषण की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब जी दोस्तों बात इसमें है, अधिशोषण की विशेषताएं। तो अधिशोषण की क्या विशेषता है? कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया जनरली आपके एग्जाम में, और उन विशेषताओं में कुछ अभी आपके स्लाइड में दिया हुआ है जो कि हम पढ़ाने वाले। आइए दोस्तों देखिए क्या विशेषता है। अधिशोषण जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। मतलब आप कह सकते हैं अधिशोषण का जो प्रक्रिया है अपने आप होता है। अंदर से आप कहिएगा आपके माध्यम से प्रक्रिया करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आप कह सकते हैं अधिशोषण का प्रक्रिया अपने आप होने वाला प्रक्रिया है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप रोड पे गए, आपके बॉडी पर, आपके क्लॉथ के ऊपर अपने आप डस्ट पार्टिकल्स आने लगती है। पहला बात, इसमें किसी प्रकार परेशानी अपने आप होने लगता है, तो हम कह सकते हैं अधिशोषण का प्रक्रिया स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, यह प्रक्रिया जो है अधिशोषण का अति शीघ्र होता है। क्या होता है? अति शीघ्र होता है, बहुत तेजी से यह प्रक्रिया होती है। यह अधिशोषक के पृष्ठ के आसपास तक की सीमित रहता है। यह अधिशोषण की प्रक्रिया जो है
पृष्ठ का जो सतह है, पृष्ठ का जो सतह है उसके आसपास ही रहता है, ये इसके अंदर तक नहीं जा पाता। इनके फलस्वरूप मतलब अधिशोषण के फलस्वरूप तंत्र की मुक्त ऊर्जा घट जाती है। सिंपल सी बात है, यदि आप किसी पेड़ पौधा पे धूलकण डाल दीजिए, आप देखिएगा वो पेड़ पौधा जल्दी साइज उसका बड़ा नहीं होता है। जैसे आप क्या देखिए रोड के साइड में जो पेड़ पौधा होता है, क्या जल्दी वो बड़ा हो पाता है? क्या नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि धूलकण पार्टिकल उसके पौधे पत्ते पर आ जाता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लियरली रूप से अच्छे से नहीं हो पाती। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसके फलस्वरूप, अधिशोषण के फलस्वरूप तंत्र की मुक्त ऊर्जा घटती है। साम्य अवस्था में ऊर्जा का ह्रास हमेशा शून्य होता है, अर्थात डेल्टा जी का मान दोस्तों क्या होती है? 0 होता है। इनमें तंत्र की एंट्रोपी, इनमें अधिशोषण की प्रक्रिया में, अधिशोषण की प्रक्रिया में तंत्र की एंट्रोपी जो होती है वो घटती है दोस्तों। एंट्रोपी घटने का क्या मतलब है? एंट्रोपी घटने का मतलब दोस्तों ये है डिसऑर्डरनेस, तो दोस्तों क्या होती है? घट जाती है। यह प्रक्रिया हमेशा उष्माक्षेपी होता है। कौन? अधिशोषण की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, न कि उष्माशोषी होती है। अब आते दोस्तों अधिशोषण के प्रकार। तो दोस्तों आप समझिए इस चीज को, अधिशोषण का मुख्यतः 2 प्रकार होता है। अधिशोषण का मुख्यतः 2 प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा दोस्तों क्या है? ऋणात्मक अधिशोषण। पहला दोस्तों क्या है? धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण। दूसरा दोस्तों क्या है? ऋणात्मक अधिशोषण दोस्तों। क्या है? धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण दोस्तों। अब सवाल दोस्तों ये है, धनात्मक अधिशोषण होता क्या है? हमको तो वो जानना है दोस्तों ने। देखिए क्या होता है धनात्मक अधिशोषण। देखिए दोस्तों, धनात्मक अधिशोषण होता है धनात्मक अधिशोषण में अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं का सांद्रण पिंड के सांद्रण की तुलना में अधिक। मतलब क्या? जो पिंड पर सांद्रण है उससे अधिक होगा पृष्ठ पर का सांद्रण। जैसे दोस्तों जो पिंड में सांद्रण होगा उससे ज्यादा सांद्रण होगा पृष्ठ के सांद्रण। दोस्तों आप कह सकते क्लियर, अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं का सांद्रण पिंड के सांद्रण की तुलना में हमेशा अधिक होती है। ऐसा अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। क्या दोस्तों कहलाएगा? ऐसा अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। दूसरी दोस्तों बात क्या है? ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है? तो द्रवों के विलयन में पाया गया है कि ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित विलय का सांद्रण विलयन के भीतर के सांद्रण की तुलना में कम होता है। मतलब विलयन के जो अंदर में सांद्रण है उससे कम होगा पृष्ठ के सतह पर का सांद्रण। यदि दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों इसको बोलते हैं ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। दूसरी दोस्तों बात तो देखिए क्या है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण को एक्स्ट्रा आप 2 भाग बांट सकते हैं, भौतिक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण।
अब सवाल दोस्तों ये है, भौतिक अधिशोषण किसको बोलते हैं और रासायनिक अधिशोषण किसको बोलते हैं? तो दोस्तों इसको देखिए क्या दिया स्लाइड में, सिंपल सी बात है। भौतिक अधिशोषण किसको बोलेंगे? जब कोई ठोस के पृष्ठ पर, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, ठोस पदार्थ है, ये क्या है, ठोस पदार्थ, इसके पृष्ठ पर ये सतह है, ये क्या दोस्तों सतह है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने ये जो आप देख रहे हैं मार्कर, ये मार्कर देख रहे हैं, ये ठोस है, इसके सतह पर, वही दोस्तों मुझे बोल रहा है, जब ठोस के पृष्ठ पर अधोशोषित अणु, मतलब क्या, जो अणु इससे आगे चिपक रहा है, अणु वंडर वाल्स बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहता है। मतलब कमजोर कौन है, वंडरवाल फोर्स क्या कमजोर बंद है, उसके द्वारा जब चिपका रहता है दोस्तों, तब ऐसा अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। अर्थात जब अधिशोषक और अधिशोषित दोनों के बीच चिपकने वाला और जिसके ऊपर चिपकता है, वो दोनों के बीच कमजोर वंडरवाल फोर्स बल लगता है, तो ऐसे अधिशोषण को हम बोलते हैं दोस्तों भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसके विपरीत जब अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा, मतलब क्या, जब चिपका है, जो चिपकने वाला है, जो अपने ऊपर चिपकाता है, जब वो दोनों के बीच मजबूत बल द्वारा जुड़ा रहता है, तब ऐसा अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो दोस्तों क्या, अधिशोषण, अधिशोषक अधिशोषित के बीच जब स्ट्रोंग बल रहता है, स्ट्रोंग बल रहता है दोस्तों, तब हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। लेकिन अधिशोषक और अधिशोषित दोनों के बीच कमजोर बॉन्ड होता है, वंडरवाल बॉन्ड होता है, लंदन बॉन्ड होता है, तब हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। अब दोस्तों देखिए भौतिक अधिशोषण का विशेषता क्या है, इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अधिशोषण की विशेषता क्या है। तो देखिए भौतिक अधिशोषण विशेषता है, अधिशोषित और अधिशोषक के कणों के बीच कमजोर वंडरवाल बल कार्य करता है, अतः अधिशोषण की मोलर एंट्रोपी का मान निम्न होता है। मतलब क्या दोस्तों, पहला देखिए इसमें दो विशेषता लिखा हुआ है कि कमजोर वंडरवाल बल लगता है, अतः अधिशोषण की मोलर एंथैल्पी का मान क्या होता है, निम्न होता है। मोलर जो एंथैल्पी होता है उसका मान दोस्तों निम्न होता है। और अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोषित का अधिशोषण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे अधिशोषण की मोलर एंथैल्पी का। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे पूछ दिया जाए। क्या बोला जाए कि मोलर एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलेंगे अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोषित का अधिशोषण होने पर जितना उष्मा उत्सर्जित होती है उसे अधिशोषण की मोलर एंथैल्पी कहते हैं। दोस्तों क्या दोस्तों बोलते हैं, मोलर एंथैल्पी कहते हैं। दूसरा भौतिक अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय होती है। ये दोस्तों क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। इसमें भौतिक अधिशोषण में साम्य अवस्था का मतलब है इक्विब्रिलियम। क्या दोस्तों मतलब है, इक्विब्रिलियम। तो यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें साम्य व्यवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। दाब बढ़ाने से गैस का अधिशोषण अधिक होता है। दाब बढ़ा दीजिएगा तो गैस का अधिशोषण दोस्तों अधिक हो जाएगा, जबकि दाब कम कर देने पर कुछ गैस अधिशोषक की सतह से हट जाता है। दाब बढ़ाए, अधिशोषक की प्रक्रिया बढ़ गया,
दाब घटाए, अधिशोषक क्रिया घट गया, मात्रा घट जाए। अधिशोषक की सतह पर से अधिशोषित पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशोषण। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द विशोषण? विशोषण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे? अधिशोषक की सतह पर से अधिशोषित पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया। जैसे कि आप पढ़ने जाते होंगे कहां पर, अपने स्कूल में, तो जैसे जाते होंगे पहले आप बेंच को ढारते होंगे अपने रुमाल से, तो जो डस्ट पार्टिकल बेंच पे था वो अधिशोषण की प्रक्रिया के तहत उस पर चिपक गया था, अब हटाए। वही बोल रहा है ना, अधिशोषक की सतह पर से अधिशोषित पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अधिशोषण कहलाती। क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। अधिशोषण प्राय उष्माक्षेपी होती है, मतलब अधिशोषण जो होती है उष्माक्षेपी होती है, मतलब इस प्रक्रिया होने से एनर्जी रिलीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी बहुत अधिक रिलीज होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। अतः ला सातलीय के सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप पर गैस का अधिशोषण अधिक होता है, उच्च दाब पर कम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, जान लीजिए ऑब्जेक्टिव में, और हो सकता है दोस्तों इस बार एग्जाम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। क्या देगा क्वेश्चन? ला सातलीय के सिद्धांत के अनुसार किस तापमान पर अधिशोषण की प्रक्रिया अधिक होती है? निम्न तापमान, उच्च तापमान पर नहीं होती। तो अधिशोषक की सतह सभी गैसों के लिए समान रूप से अधिशोषण के लिए उपलब्ध होती है दोस्तों। अब दोस्तों आइए देखिए क्या पढ़ते हैं, पांचवा देखिए क्या है? आसानी से द्रवीभूत होने वाली गैसों का अधिशोषण अधिक होता है, मतलब जो गैस आसानी से द्रवीभूत हो गया, जो आराम से द्रव बन गया, निश्चित तौर पर उसका अधिशोषण ज्यादा होता है। एग्जाम्पल दोस्तों ले सकते हैं क्या? सक्रिय चारकोल की सतह पर SO2 गैस का अधिशोषण अधिक होता है और CH4 का अधिशोषण कम होता है। मतलब क्या? चारकोल एक प्रकार का पदार्थ है, आप पढ़ेंगे बच्चे में, चारकोल क्लास 10 पढ़े होंगे, उसके ऊपर SO2 गैस का अधिशोषण अधिक होता है लेकिन CH4 गैस का अधिशोषण कम होता है। अतः अधिशोषित गैस की मात्रा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। आप कह सकते हैं दोस्तों अधिशोषित गैस का जो मात्रा है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, मतलब अधिशोषक जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। अधिशोषण की मात्रा जो होती है उतना ही अधिक होती है, इसलिए धातुओं के महीन चूर्ण और सछिद्र ठोस पदार्थ अच्छे अधिशोषक होते हैं। यह बहुआण्विक स्तर बनाता है। क्या करता है? बहुआण्विक स्तर बनाता है। अब दोस्तों हम आते हैं रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया। रासायनिक अधिशोषण लोग क्या बतलाए थे, याद कीजिए। रासायनिक अधिशोषण में हम बतलाए थे दोस्तों क्या? जब अधिशोषक और अधिशोषित दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होता है, मजबूत बंधन बना होता है, तो हम ऐसे प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण का। तो रासायनिक अधिशोषण का कोई ना कोई क्या है? विशेषता होगा। अब वही विशेषता को दोस्तों हम यहां समझेंगे। देखिए पहला है, इसमें अधिशोषण की मोलर इंथैल्पी का मान उच्च होता है। इसमें जो मोलर इंथैल्पी होता है उसका मान हमेशा उच्च होता है। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है दोस्तों? ये जो प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय, कि एक बार जो हो गया बार बार होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप बेंच को साफ किए, 2 घंटा नहीं बैठे, फिर गंदा लग गया, फिर 2 घंटा बाद आया, फिर साफ किया, फिर देखिए गंदा हो गया 2 घंटा बाद। मतलब हर 2 घंटा 3 घंटा के बाद गंदा होता है, तो क्रमणीय बोलते, उत्क्रमणीय बोलते। लेकिन ये उत्क्रमणीय प्रोसेस नहीं है, मतलब बार बार होने वाला प्रक्रिया ये नहीं है दोस्तों।
इसमें अधिशोषण की मात्रा एक निश्चित ताप पर ही होता है। मतलब दोस्तों इसमें जो होता है अधिशोषण का जो प्रक्रिया होता है, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो अधिशोषण की मात्रा होता है एक निश्चित ताप पर होता है, फिर नियमित रूप से घटने भी लगती है दोस्तों। इसमें उच्च दाब पर अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, मतलब दाब अधिक बढ़ा दीजिएगा, अधिशोषण प्रक्रिया क्या तेज हो जाएगा दोस्तों। यह प्रक्रिया अधिशोषक और गैस के रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। ये क्या करता है, रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए धातुओं की सतह पर O2 का अधिशोषण ऑक्साइड बनने के कारण होता है, जबकि संक्रमण धातुओं की सतह पर H2 का अधिशोषण हाइड्राइड बनने का। हाइड्राइड कैसे बनता है समझ गए, जब सोडियम लीजिए और H2 को उसमें अधिशोषित कराइए, ये बनता है सोडियम हाइड्राइड बनता है। मैग्नीशियम लीजिए, H2 दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। एल्युमिनियम लीजिए, H2 दीजिए, एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है। तो हाइड्राइड का बनना अधिशोषण की प्रक्रिया के तहत ही। इस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब रासायनिक नाम ही रासायनिक अधिशोषण, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, अतः अधिशोषित गैस की अवस्था पिंड वाले गैस से भिन्न होती है। तो दिक्कत दोस्तों, एग्जांपल लीजिए, क्या गैस के पिंड में ऑक्सीजन 2 के रूप में रहता है, जबकि अधोषित सतह पर ऑक्सीजन 2, 0 और 0, 2 और 2 कीमतें आती है। मतलब रासायनिक जब कराइएगा तो +2 होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था, लेकिन जब अधिशोषित कराइएगा तो 2 होता है, 0 होता है दोस्तों। इसमें आणविक स्तर होता है। आणविक स्तर दोस्तों मतलब क्या हुआ कि एक लेयर जब हुआ उसके ऊपर दूसरा लेयर नहीं होता। दोस्तों आज अपने सेशन को यहीं समाप्त करते। मैं कल पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। दोस्तों इस पार्ट में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप हमें निश्चित तौर पे इन्फॉर्म करें और हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करें। यदि दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अपने सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।